Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your history, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 1 को कंटिन्यू करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। पिछले वीडियो में हम लोग इसी को कर रहे थे, कुछ बाकी रह गया था जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जहां से बाकी रह गया था, चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. कहता है, जब फ्रांस के बारे में यूरोप के दूसरे हिस्सों में लोगों को जब पता चला कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है और फ्रांस जो है वह अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके द्वारा लोगों के राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। जब इन तमाम चीज़ों के बारे में यूरोप के दूसरे लोगों को पता चला, तो वहाँ के जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया। मैंने बताया था कि जैकोबिन क्लब जो है वह एक पॉलिटिकल क्लब था। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. कहता है कि आप जैकोबिन क्लब्स जो थी, जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो बनी, उसके वजह से आप देखेंगे कि उसकी जो एक्टिविटीज थी, उसने जो फ्रांस के बारे में जो लोगों को बताया कि फ्रांस में कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो उसके वजह से जब फ्रांस की आर्मी जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में 1790s में जब वो गई, तो लोगों ने उसका खुलकर स्वागत किया। विद द आउटब्रेक ऑफ द revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. कहता है क्या कि जब रिवोल्यूशनरी वार जब स्टार्ट हुआ, रिवोल्यूशनरी वार का मतलब होता है क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया जंग। कहता है कि जब स्टार्ट हुआ और फ्रांस की आर्मी जहां जहां गई, वो अपने साथ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी लेकर गई। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब फ्रांस के बारे में यूरोप के दूसरे लोगों को पता चला, तो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो है जब फ्रांस की आर्मी यूरोप के दूसरे हिस्सों में गई तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और जब रिवोल्यूशनरी वार जब स्टार्ट हुआ, तो फ्रांस की आर्मी जहां पर भी गई, वो अपने साथ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर गई। कहता है, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. कहता है क्या कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन जो है वह किस तरह से फ्रांस के इनस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर आप देखेंगे कि जो है फ्रांस का राजा बन जाता है। तो कहता है क्या कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन के अंडर में जितना भी हिस्सा आता था, आप देखेंगे कि वहां पर नेपोलियन ने बहुत ज्यादा सुधार किए, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए, जिसको वह पहले ही फ्रांस में कर चुका था। तो कह रहा है यहाँ पर कि नेपोलियन जितने हिस्से में रूल करता था, यूरोप के जितने हिस्से पर रूल करता था, आप देखेंगे कि नेपोलियन ने हर जगह वह सुधार किया जो सुधार उसने फ्रांस में किया था। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने जो है
आप देखेंगे कि फ्रांस में जो डेमोक्रेसी जो थी उसको खत्म कर दिया था और मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो काम किया, जिस तरह से उसने फ्रांस को या उन देशों को एडमिनिस्ट्रेट किया जहां पर वह रूल करता था, वह बहुत ही ज्यादा शानदार था, बेहतर था, बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था। द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। कहता है कि नेपोलियन ने जो है एक कोड बनाया, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं, जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो कोड जो था, ये जो कानून जो था, नेपोलियन ने इस कानून को ना सिर्फ फ्रांस में लागू किया बल्कि उन तमाम हिस्सों में लागू किया जहां पर नेपोलियन जो है वह रूल किया करता था। ये जो कानून जो था, इसके तहत ये कहा गया कि तमाम लोग जो हैं वह बराबर होंगे। बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, पैदाइश के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती थी, प्रिविलेज का मतलब होता है फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज मिलती थी उसको खत्म कर दिया गया। कहा गया कि तमाम लोग जो है वह कानून की नजर में बराबर होंगे, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और लोगों को प्रॉपर्टी रखने का हक दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। कह रहा है कि ये जो कानून जो था, इसको जहां जहां फ्रांस का रूल था, जिन जिन क्षेत्रों पर यूरोप के, वहां पर इसको लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सफरडम एंड मैनोरियल ड्यूज। कहता है कि आप देखेंगे डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने ये जो क्षेत्र जो थे, इनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में, देश को चलाने में आसानी हो। उसके अलावा देखेंगे कि इसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, और जो है आप देखेंगे किसानों को जो है सफरडम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मैनोरियल ड्यूज मतलब जो कर्ज वगैरह जो था, मतलब आप कह सकते हैं कि नेपोलियन ने डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में एक तो इन क्षेत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ताकि शासन करने में आसानी हो, और फिर देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम को यहाँ पर नेपोलियन ने खत्म कर दिया, बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया, किसानों के जो कर्ज जो थे उनको माफ कर दिया। इन द टाउन्स टू गुइल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। कहता है कि शहर में भी गुइल्ड रिस्ट्रिक्शंस को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। कहता है कि नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom. Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. यहाँ पर कह रहा है कि शहर में भी नेपोलियन ने जो है वह गुइल्ड रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया। जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे, जो नए बिजनेसमैन थे, उनको लगा कि जो है वह जो है नई आज़ादी को महसूस कर रहे थे। उनको लगा कि नेपोलियन जो है वह एक मसीहा की तरह उनकी ज़िंदगी में आया है। जो बिजनेसमैन थे, खासकर जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यूनिफॉर्म लॉ की वजह से, स्टैंडर्डाइज वेट्स की वजह से, जो कॉमन नेशनल करेंसी जो था उसके वजह से। अब वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनको लगा कि जो है नेपोलियन जो है वह एक बेहतर इंसान है, और आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है नेपोलियन की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी
सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, फिर अगला सेक्शन करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।